आज का प्रमुख विषय मैं रख रहा हूँ कब्ज और उसका कारण और उसका समाधान। कब्ज क्या है ये पहले समझ लेते हैं। कब्ज का अर्थ है कि आपका भोजन जो आपके द्वारा किया गया है वो आपके अतड़ियों में से होते हुए जो बड़ी आंतों में गया है वहाँ पर रुक गया है, वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है। इसका अर्थ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी अतड़ियों में संग्रह करने की, स्टोर करने की एक टेंडेंसी बन गई, स्पेशली रेक्टम और एनस। एनस आपका कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता और रेक्टम में स्टोरेज बढ़ गया है। कोलन भी हर चीज़ को टाइट किया हुआ है। सीधा सा अर्थ है कि वो छोड़ना नहीं चाहता कोई चीज़। अगर छोड़ने की टेंडेंसी बन जाए तो कब्ज खत्म हो जाए। इतना तो समझ में आ गया कि यही कब्ज है। यदि इसके मूल कारण को देखो तो इंटेस्टाइन जो एक मस्तिष्क की तरह जाल होती है उसका मूल गवर्नर आपका ब्रेन है जो एक जाल है। अपना मस्तिष्क भी एक जाल की तरह होता है। जैसा कि मैं अनुभव करता हूँ और कई वर्षों से, यदि आपके मस्तिष्क के अंदर, यदि आपके मन के अंदर, यदि आपके इंद्रियों के अंदर ज़्यादा इमोशंस, ज़्यादा भावनाएं स्टोर कर रही हैं और आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो जितनी भी चीज़ें आप खाओगे आपकी इंटेस्टाइन एंड में जा कर के वो भी स्टोर कर लेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रेन धीरे धीरे डिज़ाइन कर रहा है वही सेम चीज़ उसके ऑर्गन भी नेचर के रूप में फॉलो करें। अब आप देखें कि माइंड, ब्रेन जो जैसे डिज़ाइन करेगा वैसे ही उसके ऑर्गन अपने बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं, उसी तरह के बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ बढ़ गया है और इंटेस्टाइन में भी स्टोरेज हो गया है तो अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से स्टोरेज आप ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इमोशंस में जो स्टोर होता है उसको ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकते जैसे आप भोजन को रिलीज़ करते हैं। जैसे आप भोजन को खा करके नीचे से रिलीज़ कर देते हैं, ऐसे इंद्रियों से जो कोई चीज़ लेते हैं उसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कुछ एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है जिससे आप पहले इंटेस्टाइन पर वर्क करें। हठ योगी इसमें सबसे ज़्यादा इसके सल्यूशन में सक्सेसफुल होते हुए देखे गए। हठ योग के जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी वर्क मत करो, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत वर्क नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, वो अपने इमोशंस को रिलीज़ करना नहीं जानता। लेकिन आप हठ योग के माध्यम से अपनी इंटेस्टाइन को ऐसी एक्सरसाइज डिज़ाइन करो, एक्सरसाइज ऐसी दो कि इंटेस्टाइन में ये नेचर बन जाए कि वो रिलीज़ करने लगे। जब वो रिलीज़ करने का नेचर बन जाएगा तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन ब्रेन को मैसेज देने लगेगा कि तुम भी रिलीज़ करो। ये एक उल्टी क्रिया है, यद्यपि ये बेहतर क्रिया है प्रारंभिक समय में कुछ वर्षों तक। इसीलिए मैं हमेशा उस टेक्निक को मानता हूँ जिसमें ज्ञान योग और हठ योग बीच को मैं रख करके तब कोई सल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर हठ योगी जितने भी होते हैं वे रिजिड होकर के सिर्फ एक ही चीज़ मांगने लगते हैं, एक ही चीज़ करने लगते हैं। और जो एक्सरसाइज वाले लोग होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करने लगते हैं ताकि उनका इंटेस्टाइनल पार्ट या थाई मसल्स पार्ट ज़्यादा बेटर हो जाए, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि आप कब्ज को कैसे दूर करें हठ योग की टेक्निक के आधार पर। एक और मैं बताऊँ, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जितने भी कब्ज से पीड़ित लोग होते हैं
उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम, यदि उनके स्वभाव को देखा जाए तो उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम होती है यहाँ से इनटेक की। भोजन के इनटेक, जो प्रथम इनटेक होती है, जो फर्स्ट एंट्री होती है भोजन की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक जगह होती है। जितने भी कब्ज वाले लोग होते हैं उसमें 90% इवन अबव 90% लोगों को आप पाओगे कि वो खाना का खाते ही, जैसे ही खाना जीभ पे रखते हैं, जीभ पे खाना बहुत कम समय तक रुकता है और वो ऐसे भोजन को रखते हैं जो बहुत तीखा और बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो जीभ पर आपके टेस्ट बड्स पर बहुत कम देर तक वो रिएक्शन करता है और वो निगल लेते हैं। मतलब वो भोजन को फेंक रहे होते हैं, अंदर डाल रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। अगर आप कब्ज वालों को और अच्छी तरह से डायग्नोज करो, एनालिसिस करो, तो यहाँ तक कि ज़्यादातर ऐसे कब्ज से पीड़ित लोग जब भोजन करते हैं तो पसीने छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है कि वो केवल गटक रहे होते हैं भोजन को। तो ऐसे भोजन जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से नहीं आया वो भोजन। ब्रेन से बहुत अच्छा सिग्नल उसे नहीं मिला, क्योंकि ब्रेन को बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिली स्वाद की। तो जो टेस्ट बड्स हैं आपके भोजन को, अगर वो बहुत अच्छी तरह से ब्रेन को बहुत सेटिस्फैक्शन और माइंड को बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती स्वाद से एक ज़्यादा देर तक, समय तक, तब खास करके इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और बड़ी इंटेस्टाइन्स को वो खींच लेते हैं, खास करके वो सिकुड़ जाती हैं। अगर आप देखें तो जितने भी बहुत शांति से खाना खाने वाले लोग हैं, वो भले ही ज़्यादा मोटे हों, फैट खाने वाले लोग, लेकिन उनका बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे और शांति से खाते हैं, बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। स्वाद लेकर के खाना खाने वाले लोगों की इंटेस्टाइन्स बहुत कड़ी नहीं होती, मरोड़ नहीं होता, उसमें खिंचाव नहीं होता, वो ईजिली रिलीज़ करती। इसीलिए सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखें तो आपका भोजन यहाँ पर टिकना चाहिए और पूरी तरह से टेस्ट ग्लैंड्स को सेटिस्फाइड करना है, ताकि माइंड सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दें, यही नहीं, किसी भी क्रिया में अगर आपका माइंड बहुत कम देर तक अपनी इंद्रियों को कंसंट्रेट करेगा, कम समय तक उसकी कंसंट्रेशन रहेगी, तो आपको बाद में दिक्कतें आएंगी। ये आपका जो इंटेस्टाइन है ये चक्रव्यूह है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ बिना समझे डाली गई तो इस चक्रव्यूह से आप कोई निकल नहीं सकते, कुछ चीज़ें निकाल नहीं सकते। इवन कि कुछ दिनों के बाद वो जो दवाइयाँ आप खाते हैं, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बाउल मूवमेंट के लिए, ऑयल पीना पड़ता है, कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता है, आपको चूरन खाने पड़ते हैं, ये सब के सब फेल हो जाएंगे। वो इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन धीरे धीरे अब डैमेज हो रही है, धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम कर रही है। और बाद में जब हम डिस्कस करेंगे आपके रेक्टम पैरालिसिस पर, खास करके रेक्टम पैरालिसिस पर भी एक डिस्कशन मैं करूंगा, जो आजकल एक सामान्य प्रचलन हो गया है, लोगों में देखने को मिलता है। उसमें ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ तक कि सर्जरी भी काम नहीं अपने कब्ज पे आ रही। तो कब्ज में सबसे पहली कंडीशन आपका स्वाद, खाने की क्वालिटी चाहे अच्छी हो या बुरी हो इससे मतलब नहीं है, आपका स्वाद प्रॉपर समय तक यहाँ पर टिकना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक नहीं टिका तो चाहे अच्छा भोजन हो या गलत भोजन हो, सब के सब इंटेस्टाइन के जाल में फंस जाएंगे और वो निकल नहीं सकते। दूसरा कंडीशन, आपका जो लंबर एरिया है, स्पेशली लंबर एरिया को, जो आपके कोलन, जो बड़ी आंत के पीछे का एरिया है, जिसको मैं सैक्रल एरिया और सैक्रल एरिया से थोड़ा ऊपर, उस वाले पार्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। वो आसन करने पड़ेंगे जो वो वाला एरिया एक्टिव हो जाए। नाभि के नीचे का एरिया, जिसको मैं कहता हूँ अपान वायु, अगर अपान वायु को आपने एक्टिव कर दिया कुछ आसन के द्वारा, जिसमें पवन मुक्त आसन और सेतु बंध आसन,
जो हिप लिफ्टिंग की एक्सरसाइज होती है, ये 2 आसन की कोऑर्डिनेशन करनी होती है। तो पहले आप हिप लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे, उसको होल्ड करेंगे प्रॉपर। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद उसका काउंटर जो एक्सरसाइज है वो पवन मुक्त आसन है। और पवन मुक्त आसन जो नॉर्मल पवन मुक्त आसन होता है वो नहीं, जो किताबों में डिस्क्रिप्शन है उसको मैं इस जगह पर नहीं प्लेस कर रहा हूँ। आपको पवन मुक्त आसन उस हिसाब से करना है, मेरी वाली टेक्निक को उपयोग करना है, जिससे आपका सैक्रल एरिया एक्टिव हो जाए। और आपको दोनों घुटनों को बहुत पेट की ओर नहीं लाना, आपको सैक्रल एरिया और जो कमर का एरिया है उसको एक्टिव करना है प्रेशर दे करके। यदि आप इसको सिर्फ, मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप इसको 5 से 10 मिनट सिर्फ यही दोनों एक्सरसाइज की कोऑर्डिनेशन और काउंटर पोज करके इसको कर लेंगे, आप सिर्फ 3 दिन कर लें, आप देखें इसका परिणाम। और इसको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप पहले आधा ग्लास पानी पिएं, फिर करें 3-4 एक्सरसाइज के बाद फिर आधा ग्लास पानी पिएं, फिर यही दोनों एक्सरसाइज करें। ऐसे ऐसे करके 1 से 1.5 या 1.5 से 2 ग्लास अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें। 2 ग्लास तक आप करके देखें, क्या जबरदस्त रिलीफ मिलेगा और आपका वो जो कोलन एरिया है वो एक्टिव हो जाएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बहुत माइन्यूटली बताना चाहता हूँ, यद्यपि इसको लोग ज़्यादातर समझ नहीं पाते। जितने भी ईस्टर्न एरिया हैं, एब्डोमिनल एरिया हैं, वो सारे के सारे गवर्न होते हैं आपके बैक साइड से, स्पाइनल एरिया से। मैंने ये दोनों एक्सरसाइज इसलिए दी, इसलिए मैं आपको कॉज बता रहा हूँ। ये दोनों एक्सरसाइज के कारण को आप समझ जाएंगे तो आप हमेशा आपके माइंड में एक मेथड बैठ जाएगा। ये इसलिए हमने दिया क्योंकि जब आपका ब्रेन आपके स्पाइन के थ्रू मैसेज देते हुए आपके कोलन को मैसेज देता है, और कोलन जो भी बोलता है, जो भी बड़ी इंटेस्टाइन बोलती है, वो मैसेज आपके ब्रेन को मिलता है, तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारा मैसेज का आदान प्रदान लगभग डिस्कनेक्ट होने लगता है, तभी हमें कब्ज होता है और तभी हमें दवा लेकर के अपनी इंटेस्टाइन को सेपरेटली एक्टिव करना होता है। अगर हम इस मैसेज को ब्रेन टू कोलन और कोलन टू ब्रेन एक्टिव कर दें, ये मैसेज का आदान प्रदान, और एक्टिव कैसे करेंगे, वो स्पाइनल एरिया को स्ट्रेंथन। इसीलिए मैं कोई एब्डोमिनल एक्सरसाइज नहीं बता रहा, सिर्फ स्पाइन की उस नर्व को एक्टिव करना है जिससे ये दोनों मैसेजिंग की कोऑर्डिनेशन बने। और कोऑर्डिनेशन बनते ही आप देखिएगा 8-10 दिन या 15 दिन में, पहली बात तो बहुत कम दिनों में इसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं बहुत लंबा मान के चल रहा हूँ कि 15 दिन या 20 दिन हो जाएगा, तो आप फ़र्क देखिएगा। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठेंगे और पानी पीते ही वो सेंसेशन, आपकी जो कोलन है वो आपको सिग्नल दे देगी ब्रेन को कि अब जाओ वॉशरूम, जाओ टॉयलेट की सीट पे बैठ जाओ। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे वो एक्शन मोड पे आने लगा है और ब्रेन को एक्टिव कर दिया है। यहाँ पर एक्सरसाइज के थ्रू आपने ब्रेन को एक्टिव, धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास में, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि आप अपनी स्लीप को सोने के पहले उस क्रिया को बेटर करें ताकि डीपर लेवल पे स्लीप आए, और फिर आपकी मॉर्निंग में कोलन और इंटेस्टाइन्स जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो भी खत्म हो जाए, तभी आपकी मॉर्निंग में एक्सरसाइज का इफेक्ट आएगा। कहने का मतलब आपकी डीप स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डीप स्लीप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लीप के पहले आपको हमने कई प्राणायाम बताए हुए हैं, अपने स्वभाव के अनुसार उसे करें, और मॉर्निंग में पानी पी करके, आधे आधे ग्लास पानी पी करके ये दोनों एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन बनाएं। उसके बाद आप एक ब्रीदिंग अवश्य कर सकते हैं, करना चाहें एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो 3 चीज़ आपको मिल गई। अब आप इसके बाद देखें कि आपकी ये कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन जो पहली चीज़ मैंने बताया था, भोजन का प्रथम द्वार आपकी जिह्वा है, इसको बेहतर यहाँ पर
टेस्ट का सिग्नल दो अपने ब्रेन को, ताकि वो इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से कूल रखे। अगर आप ये सिग्नल देने में कामयाब नहीं हो पाए तो चाहे जितनी मेरी एक्सरसाइज करोगे या किसी की भी एक्सरसाइज करोगे, विश्वास मानो वो सफल नहीं होगा। चाहे जितनी दवा खाओगे, यहाँ तक कि कब्ज वाले जितने भी चूरन खाते हैं 20-25 वर्षों के बाद उनको पार्किंसन से रिलेटेड उनकी मेमोरी डाउन होने लगती है, उनके हाथों में कंपन होने लगता है, उनको भूलने की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो बीमारी के फॉर्म में नहीं है लेकिन और ज़्यादा बीमारी से अधिक है, जिनको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। पार्किंसन इत्यादि प्रॉब्लम्स दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, या कोई भी जितनी फॉरगेटफुलनेस है, ये सिर्फ अपने इंटेस्टाइनल या बाउल मूवमेंट को बेहतर करके ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसलिए मेरे अनुभव में, जो मैं अपना अनुभव मानता हूँ और जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है, बिना अनुभव के मैं बात नहीं करता, तो मेरे अनुसार ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई, पहला नंबर 1 आपका स्वाद, टेस्ट ग्लैंड्स की अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन और टेस्ट ग्लैंड को एक्टिव करना, बेहतर करना। तो सेकंड, आप मॉर्निंग में हाफ ग्लास पानी पी करके जो एक्सरसाइज करेंगे दोनों, उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आप एक्सलेशन पर जितना रिलैक्सेशन की फीलिंग करेंगे, ध्यान दो, वो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही है जिसमें 2 एक्सरसाइज काउंटर करना है, एक के बाद एक, दूसरा प्राणायाम, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, आपकी बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाएगी और बहुत सारी समस्या का समाधान।